नमस्कार। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, चाहे ग्राम पंचायत हो या अर्बन लोकल बॉडीज, या फिर फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए उठाया गया पैसा, वो चाहे डेट हो, वो चाहे डोनेशन हो या ग्रांट, जहां पर भी पब्लिक फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं, वहां पर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। आइए आज के अंक में इस विषय पर बातचीत करते हैं। मैं हूं अमित अरोरा और इस विषय पर बातचीत के लिए मेरे साथ युवा साथी जुड़ रहे हैं। आप सभी का अभिनंदन, वेलकम। सबसे पहले मैं थैंक यू प्रियांशी सर। आपसे जानना चाहूंगा कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कैसे समझें। थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दो कंपोनेंट है, पब्लिक प्लस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो हम सब जानते हैं कि इज मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो जब हम इसमें पब्लिक ऐड कर देते हैं, बाय पब्लिक वी मीन पब्लिक फंड्स, पब्लिक का पैसा। हम गवर्नमेंट को टैक्सेस के थ्रू जो पैसे देते हैं, अब गवर्नमेंट उसके साथ क्या करती है, उन्हीं पैसों से वो हमारी लाइफ इंप्रूव करने की कोशिश करती है अपनी पॉलिसी के द्वारा, अपनी एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स के द्वारा। तो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो मैनेजिंग पब्लिक फंड्स, इसका मतलब ये होगा। ओके, वंशी आप कैसे परिभाषित करेंगे। सो बेसिकली पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट, इसमें गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है इन डिफरेंट मोड्स लाइक पेनल्टीज, फाइन्स। बेसिकली गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट मोड्स में टैक्स कलेक्ट, रेवेन्यूज कलेक्ट करती है फ्रॉम पब्लिक, और उसको यूटिलाइज करती है पब्लिक के ऊपर ही। जस्ट लाइक अभी जैसे मैंने बताया, टैक्सेस, पेनल्टीज, फाइन्स, और इसको एक्सपेंड करती है पब्लिक के ऊपर इन डिफरेंट मोड्स लाइक हेल्थ केयर, medical facilities, street lights and other areas. जी, साहिल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे घर परिवार हो, कोई बिजनेस हो, जहां पर हम सोर्सेज ऑफ फंड्स की बात करते हैं, यूटिलाइजेशन की। लेकिन जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आगे पब्लिक लग जाए तो ये मुद्दा क्या और खास बन जाता है। जो अगर इसके आगे पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पब्लिक वर्ड लग जाए तो ये एक आपका जो स्कोप है और ये वाइड करता है। ओके, काजल आप कैसे देखती हैं इस विषय को। सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो नॉर्मल किसी भी नॉर्मल पर्सन से कनेक्टेड होता ही है, बट जब इसमें वर्ड पब्लिक जुड़ा था तो ये एक बड़ी पॉपुलेशन का या फिर एक बड़े ग्रुप ऑफ पर्सन का पैसा बन जाता है। और जब गवर्नमेंट इस पैसे को कलेक्ट करती है टैक्सेस के थ्रू, डोनेशंस के थ्रू, तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि गवर्नमेंट इसको सही तरीके से मैनेज करे, सही तरीके से इसका यूटिलाइजेशन करके और उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट पब्लिक तक पहुंचा पाए। तो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक लार्जर पर्सपेक्टिव पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि लोगों को उसका अपने ही पैसे का मैक्सिमम मैक्स बेनिफिट मिलता है। जी बिल्कुल, ये टैक्स पेयर का पैसा है, आपका मेरा पैसा है, और इसीलिए इस पैसे के प्रति जवाबदेही बहुत जरूरी है। प्रियांशी, मैं चाहता हूं कि आप ये तस्वीर देखें और दर्शकों को समझाएं कि ये तस्वीर हम कैसे समझें। सर, हम इस तस्वीर को देख के ऐसे समझ सकते हैं कि एक पानी की टंकी है जिसमें बहुत सारा पानी है और लोगों को उसी पानी की टंकी से अपने घरों में पानी आएगा। लेकिन मान लीजिए अगर कुछ ऐसा हो गया कि आपके नलों में वो पानी नहीं पहुंच पाया, तो क्या उस पानी की टंकी में इतना सारा पानी होने का कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। तो वैसे ही अगर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो गवर्नमेंट ने पब्लिक से ले लिए, लेकिन अगर उन का फायदा पब्लिक तक नहीं पहुंचा बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसी, बिकॉज ऑफ करप्शन, बिकॉज ऑफ मिसयूज ऑफ फंड्स, तो वो पैसा इकट्ठा करने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो ऐसे हम उस तस्वीर को समझ सकते हैं। जी, तो यानी ये कह सकते हैं हम वंशी की जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो ये है कि सारे संसाधनों का आप सही तरीके से प्रयोग करें ताकि जनता तक उसका लाभ पहुंचे। Exactly, sir. और according to me, this picture shows कि एक पानी की टंकी है जिसमें different types of leakages हो रहे हैं, like inefficiency, corruptions. तो अगर ये leakages ऐसे continue रहते हैं तो हमारा जो end result है, end target है, it can't never be meet. हमारा जो टारगेट है कि हम अपना फाइनेंस मैनेज, जो हमारा फाइनेंस है वो एज अ प्रॉपर मैनर में यूज हो, तो ये नहीं हो पाएगा। हम अपना ऑब्जेक्टिव, गोल, ये टारगेट मीट नहीं कर पाएंगे अगर ऐसे लीकेजेस कंटिन्यू रहता है। जी, तो ये जो इनएफिशिएंसीज हैं, वेस्टेज हैं, इसे हमें रोकना होगा। तो साहिल, जब हम पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, ये उसके क्या एलिमेंट्स हैं? क्या इसके अलग अलग प्रकार होते हैं? क्या क्या शामिल है इसमें? जी सर, एक्चुअली जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है
इसमें गवर्नमेंट जो होती है वो इसमें 4 एलिमेंट्स हम इसको देखते हैं, जैसे कि पब्लिक से आया हुआ रिवेन्यू, उस पर किया गया एक्सपेंडिचर, पब्लिक के लिए लिया गया डेट और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो सर जैसे कि हम पब्लिक रिवेन्यू की बात करें तो सर गवर्नमेंट के लिए जो पब्लिक रिवेन्यू वो हमारा टैक्स से जो हम पे करते हैं, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट उस कलेक्टेड टैक्स को इंकर्ड करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे और बाकी एलिमेंट्स पे, जैसे कि अगर कोई स्कीम गवर्नमेंट की है उसके लिए। और थर्ड एलिमेंट है विच इज पब्लिक डेट। लेट्स सपोज कि जो इंडिया के जो बजट आया था अभी, दैट इज जस्ट 39 लाख करोड़, वो एक्सपेंडिचर इंडिया का बजट था। बट सर उस पर लिया गया जो रिवेन्यू है इट इज जस्ट 22 लाख करोड़, विच मीन्स कि जो बाकी का डिफरेंस है कि रिवेन्यू तो 22 लाख है लेकिन जो किया गया एक्सपेंडिचर 39 लाख करोड़ का है, तो जो बाकी का फाइनेंशियल डेफिसिट है इसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जो होती है पब्लिक डेट लेती है। वो पब्लिक डेट कहाँ से लेती है? कोई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, वर्ल्ड बैंक से, तो दे वहां से वो डेट्स लेती है। एंड फोर्थ वन इज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे आता है कि जैसे गवर्नमेंट होती है वो इस फंड्स को मैनेज करती है, तो वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पे आता है कि मैनेजिंग द फंड्स, कि अगर उनके फंड्स ये है कि या बाहर इन्वेस्ट करना, किसी दूसरी कंट्री को लोन देना, या फिर किसी, अगर हम अपनी ही कंट्री में बात करें, दूसरे स्टेट को लोन देना, तो ऐसे गवर्नमेंट पब्लिक फाइनेंस अपनी मैनेज करती है। तो अगर हम वंशी पीएफएम पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लाइफ साइकिल की बात करें, ये प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, कैसे फिर आगे बढ़ती है? सर बेसिकली हम सबसे पहले कोई भी पॉलिसी डेवलप होती है, देन बजट का फॉर्मुलेशन होता है, देन बजट अप्रूव होता है, देन सैंक्शन होता है, देन इट विल बी अप्रूव एंड देन इट विल रिपोर्ट एंड आफ्टर दैट ऑडिटिंग। जैसे हम अपने घर परिवार में फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं तो हम अपनी घर की उन्नति देखते हैं, लेकिन जब आप देश की बात करते हैं, आप राज्य स्तर पर सरकारों की बात करते हैं, गांवों की बात करते हैं, तो वहां पर मुद्दा और बड़ा हो जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि पब्लिक फाइनेंस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें शामिल है मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, रिमूविंग इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मैनेजिंग पब्लिक नीड्स। पर क्योंकि अनिश्चितताएं काफी होती हैं, प्रियांशी, आपको लगता है कि पिछले 2 साल की अगर बात करें, जिस तरह से 2020-2021 में कोविड आया, या फिर 2022 में जिस तरह से यूक्रेन रशियन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्या इसका असर भी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर पड़ता है सरकारों की? जी सर, बिल्कुल। बिकॉज जब गवर्नमेंट ने बजट बनाया होगा तब उनकी प्रायोरिटी कुछ और रही होगी। फिर जब ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आ गए, कोविड, वॉर, तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी बदल गई। उन्हें अब फंड्स डाइवर्ट करने होंगे टू मोर प्रायोरिटाइज सेक्टर। लाइक इन कोविड, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर वाज वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट को पीपीई किट्स इंपोर्ट करना, ऑक्सीजन अरेंज करना, हॉस्पिटल में ऐसी अरेंजमेंट करना कि ज्यादा से ज्यादा लोग एडमिट हो सके, प्लस वैक्सीन डेवलप करना। ये चीजें गवर्नमेंट ने बजट बनाते समय नहीं सोची होंगी कि कोविड ऐसे सब डिस्टर्ब कर देगा। तो जो वर्ल्ड में चीजें हो रही हैं उनका इम्पैक्ट पीएफएम पे पड़ता है। इसलिए हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो ये सारी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस भी हैंडल कर सके। जी काजल, आप कैसे देखती हैं? अर्थव्यवस्था में अनिश्चितताएं तो आएंगी, लेकिन जब पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात हो तो फिर सरकारें कैसे अडेप्ट करें? सर जो इस केस में सरकार जो स्टार्टिंग के जो कुछ स्टेप्स हैं पॉलिसी मेकिंग और बजट प्रिपरेशन वगैरह के, उसमें ही अगर कुछ चीजें कंसिडर पहले से ही करके चले, कुछ अनिश्चितताएं जो आप बोल रहे हैं, या फिर उस बजट को एक लेवल डायनामिक बना के रखे कि अगर मतलब एक कुछ प्रोविजंस एंड रिजर्व्स के बेसिस पे कि अगर कुछ भी इस तरह की अनएक्सपेक्टेड चीजें आती है तो हम उसको किस तरह से कोप अप कर पाए, उसके लिए कुछ अलग से रखे। इस तरह की चीजें हम थोड़ा इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने स्टार्टिंग के स्टेप्स में, ताकि हमें आगे जाके दिक्कतें ना आए। जी वंशी, जब भी कोई बिजनेस होता है तो हमने देखा है, छोटा हो बड़ा बिजनेस हो, उसके पास भाई खाते रखने के लिए कोई ना कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। सरकारों का बजट तो लाखों करोड़ों में होता है, तो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अमूमन जैसे भारत की बात करें तो कौन सा सिस्टम रहता है? So basically it's a web based system and it's called public finance management system. तो इसमें हमारे गवर्नमेंट के लाखों रिवेन्यूज, लाखों रिसिप्ट्स जो होती हैं उसका रियल टाइम बेस्ड कलेक्शन होता है, जो मैनेज होता है। मतलब
जितना करोड़ों का बजट है, इट कैन मैनिपुलेट इट, मतलब काउंटिंग्स में भी डिफरेंस हो सकता है, तो हमें इसको एज अ सॉफ्टवेयर उसमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज इट कांट बी पॉसिबल इन मैनुअली वर्किंग। तो ये इट्स बेसिकली वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर। तक पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम की बात है तो इसे इंप्लीमेंट किया जाता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी सीजीए के ऑफिस के द्वारा। और सीजीए का ये जो विभाग है ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। साहिल, क्या फीचर्स रहते हैं पीएफएमएस के? तो सर मेन जो फंक्शन होता है पीएफएमएस सॉफ्टवेयर का ये होता है कि ये डायरेक्टली फंड्स को ट्रांसफर करता है। लेट्स सपोज कि आज एक मिनिस्ट्री को फंड्स की रिक्वायरमेंट है या उस फंड्स को ट्रैक करने के लिए कि उसका यूटिलाइजेशन कहाँ हुआ, तो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि ये इस रियल टाइम बेसिस पे इस फंड्स का जो है वो सही यूटिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, उस जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसके लिए कि नहीं। तो जो 4 मेजर फंक्शंस है पीएफएमएस के वो ये है कि ये रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट को पता आता है कि उनका फंड्स कहाँ यूटिलाइज हो रहा है और उनको इजीली ट्रैक कर पाते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें पहले क्या था कि भी पॉलिसीज को अगर कोई सैंक्शन हो रही है तो उसमें किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के पर्टिकुलर पर्सन उसको अप्रूव करते थे, लेकिन पीएफएमएस से क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही से फंड डायरेक्टली पहुंचेगा उसी पॉलिसी के लिए और वही उसका यूटिलाइजेशन हो पाएगा, ताकि इस करप्शन जो इसको रोकने के लिए जो डिजिटल इंडिया है सरकार का जो था एक विजन, तो उसके लिए ये पीएफएमएस सॉफ्टवेयर था। थर्ड पॉइंट, ये जितने मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, तो उसमें हर मिनिस्ट्री को इंटरलिंक करता है, एक ही अम्ब्रेला के अंदर लेके आता है वो, कि वो एक ही अम्ब्रेला के अंदर वो जितने भी फंड्स रूटेड हो रहे हैं वो सही से हो पाए। तो मान लीजिए कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना है आपको लाभार्थियों को, वो भी आसानी से हो जाता है और शायद बतौर अकाउंटेंट बतौर ऑडिटर भी हमें काफी लाभ होता होगा। काजल, आप जोड़ना चाहेंगी पीएफएमएस के जो फीचर्स हैं? यस सर, इसमें जो रियल टाइम मॉनिटरिंग और इंटीग्रेशन के जो फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं इसके थ्रू अभी तो काफी अच्छे लेवल पे इसका यूटिलाइजेशन करके पब्लिक के फंड्स को ठीक प्रॉपर्ली मैनेज कर ही पाते हैं। बट अगर गवर्नमेंट इसमें टाइम टू टाइम थोड़े और इम्प्रूवमेंट्स करे और थोड़ा और इसमें अपने वैल्यू एडिशंस करे तो हम ये मान सकते हैं कि और इस एफिशिएंटली काम करे अगर, तो पब्लिक का पैसा और अच्छे से यूटिलाइज हो पाएगा। जो बेनिफिट्स अभी तक पब्लिक लोगों को नहीं मिल पाते हैं वो लोगों तक और अच्छे से पहुंच पाए। जो लीकेजेस वगैरह अभी हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस करी वो ना हो, और जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन काफी कम हो सके। अभी भी कई चीजें ऐसी होती है जहाँ पे हम ह्यूमन इंटरवेंशन के चलते करप्शन बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे है, बट अगर हम उसमें थोड़े और चेंजेस करें, थोड़ी और इम्प्रूवमेंट्स करें तो हम ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करके भी इस तरह के इनएफिशिएंसी को कम कर सकते हैं और पब्लिक को और बेनिफिट दे सकते हैं उनको। जी वंशी। यस सर, मैं ना इसमें ऐड करना चाहूंगी पीएफएमएस में अभी लाइव एग्जांपल है। इन मॉर्निंग मेरी बहन की स्कॉलरशिप आनी थी, तो उसमें क्या था कि जो हम ये पीएफएमए ही फैसिलिटेट करता है, आपकी जो स्कॉलरशिप वगैरह बच्चों पे खर्च करनी है वही देखता है। तो उसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, तो आप इस सिस्टम पे जाके डायरेक्ट लॉग इन कर सकते हो। आपको वहाँ पे इवन जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और आपकी प्रॉब्लम सुनते हैं और बहुत अच्छे से डील करते हैं। आपके वो लॉगिन आईडी मांगते हैं, वो आपको स्टेटस बताते हैं कि आपका भी जो स्कॉलरशिप का स्टेटस है वो कहाँ तक है, अभी आपका इन प्रोग्रेस है, वो फिनिश्ड है। मतलब ये सब हेल्प करते हैं सिस्टम पे। केवल सिस्टम एक जस्ट ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, यहाँ पे ह्यूमंस भी इन्वॉल्व है जो आपकी टाइम टू टाइम बेसिस पे हेल्प करते रहते हैं। मतलब और वो दे आर वेल एजुकेटेड एंड प्रॉपर मैनर में आपको डील करते हैं। जी, पर प्रियंशी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी ने ये प्लेटफॉर्म बनाया है पीएफएमएस का, ताकि बहुत आसानी से यहाँ पर अकाउंटिंग हो सके, रिसीट्स, पेमेंट्स को आप लोग ट्रैक कर सके। पर एक परसेप्शन शायद देश के नागरिकों में बनता होगा कि पीएफएमएस हो या पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सरकार का काम है। क्या इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भी भूमिका है? जी सर, बिल्कुल है। और ये भूमिका मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लेन करना चाहूंगी। कुछ साल पहले इंडियन रेलवेज ने अनाउंस किया कि वो कैश बेस्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से हटकर अब अक्रूवल बेस्ड सिस्टम पे जाएगा, जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में तो प्रेवलेंट है ही है।
काफी लोग शायद ये नहीं जानते होंगे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अभी भी कैश बेस्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, बिकॉज वो सीएजी के रूल्स हैं। तो जब इंडियन रेलवेज को ट्रांजिशन करना था, उन्होंने आईसीआई की हेल्प की, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन्वॉल्व हैं। जब तो गवर्नमेंट, अभी तो इंडियन रेलवेज ने अनाउंस किया है ये ट्रांजिशन, आगे जाके और भी डिपार्टमेंट्स अनाउंस करेंगे अपने ट्रांजिशंस और चेंजेस, तो उसमें सीए की ही भूमिका होगी, क्योंकि वो उनको हेल्प करेगा अकाउंटिंग में, उनकी ऑडिट स्ट्रेंथनिंग में, उन्हें कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेगा और डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है कि पीएफएम में कहाँ लीकेजेस हैं, कहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट को बता सकता है, उनकी हेल्प कर सकता है, उनके लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकता है फिस्कल मैनेजमेंट के लिए। सीए का तो बहुत स्कोप है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। यानी वो जो हमने पाइपलाइन कही है, नल की कही है, टैंकी कही है, उसमें जो हमने इनएफिशिएंसी, करप्शन, वेस्टेज या अनयूज्ड रिसोर्सेज की बात कही थी, उसे हटाने में और पारदर्शिता लाने में चार्टर्ड अकाउंटेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। काजल, आप कैसे देखती हैं सीए के रोल को पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में? सर, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सीए इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अभी जैसे कि प्रियांशी ने एग्जांपल दिया कि अगर एक्रूअल बेसिस आता है तो हम अपने और इनपुट्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड करके उसमें कुछ वैल्यू एडिशंस करके इनएफिशिएंसी रिमूव कर सकते हैं। और अभी हम एक साइकिल रीड करें तो उसमें जो कुछ लास्ट स्टेप्स थे जिसमें अकाउंटिंग और ऑडिटिंग इन्वॉल्व है, उसमें भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काफी रोल आता है बजट वगैरह प्रिपेयर करने में। जी बिल्कुल, जो पीएफएम की लाइफ साइकिल है उसमें अकाउंट्स के साथ साथ ऑडिटिंग है और वहां पर सीए रोल निभा सकता है। साहिल, आप कैसे बताएंगे सीए की भूमिका क्या रह सकती है जब हम पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं? तो सर, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये जो आपका जो टॉपिक है, ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इसमें जो पॉसिबिलिटीज है, अपॉर्चुनिटीज है, ये बहुत वाइड है जो और फ्यूचर में ये बढ़ने ही वाली है। हर एक गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि प्रियांशी ने एग्जांपल दिया कि रेलवे, इंडियन रेलवेज ही जो कि कैश बेसिस पे चल रही थी, तो अब वो जाकर एक्रूअल बेसिस पे आ रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे क्योंकि हर एक कंपनी या फिर कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वो कहता है कि आप एक्रूअल बेसिस पे ही कंटिन्यू करो। तो जब गवर्नमेंट अपने कैश से एक्रूअल बेसिस पे आ रही है, इससे क्या होगा कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके लिए जो जॉब ऑफर है, करियर अपॉर्चुनिटीज, वो भी बढ़ जाएगी, बिकॉज एक्रूअल बेसिस पे आपके अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगाना, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। सो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप जो है एज अ कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हो गवर्नमेंट को कि गाइडलाइंस इशू करने में, लीगल फ्रेमवर्क्स बनाने में, कि ताकि बाकी जो पब्लिक है उनको हेल्प मिले, कॉर्पोरेट्स को हेल्प मिले अगर उनको ये फाइनेंस अरेंज करने की रिक्वायरमेंट है तो, और गवर्नमेंट, ताकि इसके लिए हम आगे जागरूकता ला सकते हैं अपने पब्लिक में, अपनी सोसाइटी में कि हाँ, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि वंशी का एग्जांपल था कि कोई भी रिक्वायरमेंट थी स्कॉलरशिप के लिए तो डायरेक्टली मिल रही थी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सॉफ्ट सिस्टम से। तो हर किसी को ये चीज़ नहीं पता होती, हर किसी को नॉलेज नहीं होता कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर भी है, एक पोर्टल भी है, जिससे आप डायरेक्टली अपने फंड्स को ट्रैक कर सकते हो अगर आपको कोई स्कॉलरशिप, कोई भी चीज़ है। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप इसको इंडिविजुअल पब्लिक लेवल पे हेल्प कर सकते हो, बल्कि आप इसको गवर्नमेंट लेवल पे भी हेल्प कर सकते हैं। प्रियांशी, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो आप पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर आईफैक, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स की भूमिका कैसे देखती हैं? सर, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट किए हैं, जैसे कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऑडिटिंग, क्वालिटी कंट्रोल, एजुकेशन और पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग और एथिक्स पे। पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग के लिए उन्होंने एक बोर्ड सेटअप इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, जिसने इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं, जो कि गवर्नमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, किसी भी लेवल की गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। ये बिजनेसेस के लिए नहीं है, ये गवर्नमेंट के लिए सेटअप किया गया है। तो और ये स्टैंडर्ड्स का बेसिस भी IFRS स्टैंडर्ड्स हैं जो कि IASB ने इशू किए हैं। तो आईफैक का ये रोल रहा कि उन्होंने इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग के लिए बोर्ड बना दिया, जिस बोर्ड ने वो स्टैंडर्ड्स इशू कर दिए। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर हमारे दर्शक जरूर नोट करें, IPSAS, IPSAS, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि आईफैक ने बनाए हैं। और फिर क्या ये IPSAS ही प्रियांशी आधार बनते हैं जब भारत मान लो गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए?
ये बेस बिल्कुल यही स्टैंडर्ड्स बेस बनते हैं। गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी बोर्ड सेटअप किया जो इन इप्सास को पढ़ के एनालाइज करके इंडियन गवर्नमेंट के लिए उनको फॉर्मुलेट कर रहे हैं। तो जैसे कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एडवाइजरी बोर्ड, गवर्नमेंट ने ये बोर्ड इसलिए सेटअप किया ताकि इप्सास के स्टैंडर्ड्स को इंडियन गवर्नमेंट के लिए कन्वर्ट किया जा सके। जी काजल। सर मेरे अकॉर्डिंग जो भी गवर्नमेंट ये एक डायरेक्शन में स्टेप्स ले रही हैं कि पहले गवर्नमेंट पे कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या कुछ भी इस तरह का एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे इस डायरेक्शन में स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि गवर्नमेंट के लिए भी कुछ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए जाए। तो आई थिंक ये एक गवर्नमेंट का काफी अच्छा इनिशिएटिव है उनकी अकाउंटिंग में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, जिससे पब्लिक को उसी के फंड्स के रिगार्डिंग ज्यादा अकाउंटेबिलिटी वो लोग कर पाए और लोगों को पता हो कि उनका फंड एक्चुअली यूज कहाँ हो रहे हैं, और लोगों का गवर्नमेंट पे और विश्वास भी बढ़े कि हाँ हमारे पास हमारे दिए हुए पैसे का ही सही यूज हो रहा है, हमारे पास उसके सही बेनिफिट्स पहुंच पा रहे हैं। तो जैसे आईफैक ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इप्सास बोर्ड बनाया है, वैसे ही भारत में गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एडवाइजरी बोर्ड यानी गजब है। तो साहिल, किस तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अब तक आए हैं गवर्नमेंट्स के लिए? जी सर, तो सर जैसे कि हम देखते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए जो आईसीएआई हमारा वो कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर करता है, तो लाइकवाइज जो गवर्नमेंट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है तो उसके लिए एक बॉडी है हमारे गवर्नमेंट की, दैट इज कॉल्ड गजब, विच स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड। जैसे कि अभी काजल जी ने बताया कि पहले कैश बेसिस पे होती थी, अब एक्रूल बेसिस पे होता है कि इससे ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बढ़े। तो सर ये धीरे धीरे अब जो गवर्नमेंट कैश से एक्रूल बेसिस पे आ रही है तो वो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी ट्रांसपेरेंसी से कंपनी पे एप्लीकेबल होते हैं। वैसे ही गवर्नमेंट के हर, चाहे वो छोटी से लेकर बड़ा डिपार्टमेंट हो, उनके लिए अकाउंटेंसी के लिए, अकाउंटिंग के लिए, उनके लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए जो गजब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जैसे कंपनी पे एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि पीपीई हो गया कि उनका अपने फिक्स्ड एसेट्स की ऐसे ट्रीटमेंट करना है, या फिर उनको कैश का ऐसे ट्रीटमेंट करना है, इन्वेंट्री का ऐसे ट्रीटमेंट करना है। तो गजब बेसिकली एक बोर्ड है जिसने इस्टेब्लिश किया था इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आई गेस इट इज टोटली ऑन कैश बेसिस, जो कि पूरा का पूरा कैश बेसिस पे था। और इसके ही एक मॉडर्न करके एक IGFRS है, जैसे कि एक कंपनीज पे IFRS एप्लीकेबल है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो लाइकवाइज गवर्नमेंट के लिए है इंडियन गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। जी प्रियांशी, हमारे दर्शकों को समझाइए कि जैसे गजब के अंतर्गत 2 स्टैंडर्ड्स हैं, IGAS इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और IGFRS इंडियन गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इसके अंतर को कैसे समझें? सर गजब ने 2 तरीके के स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, जैसे कि आपने बताया, इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंडियन गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स कैश बेसिस पे अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो ये उनके लिए स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के लिए। और अभी तक इसमें सिर्फ 3 स्टैंडर्ड्स ही नोटिफाई हुए हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जबकि IGFRS जो है, अभी जैसे हमने समझा कि नाउ इंडियन रेलवेज इज शिफ्टिंग फ्रॉम कैश बेसिस टू अक्रूवल बेसिस, तो उसके लिए IGFRS एप्लीकेबल हो जाएगा, व्हिच हैज बीन क्रिएटेड स्पेसिफिकली फॉर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और इसमें अभी स्टैंडर्ड्स नोटिफाई नहीं हुए हैं, अभी वो कंसिडरेशन में है GOI के। तो दोनों में मेजर फर्क ये है। तो चलते चलते मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि क्योंकि पब्लिक का पैसा है, वंशी जैन, कितनी जागृति आई है समाज में, हर एक नागरिक में, कि जब देश चलाना है, राज्य चलाने हैं, ग्राम स्तर पे पंचायत चलानी है, तो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जानकारी प्रत्येक नागरिक को हो। कि गवर्नमेंट को अब ये पता है कि जो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के लिए, जो हम पब्लिक से ले रहे हो, पब्लिक के लिए ही यूज करना है और बिल्कुल सिस्टमैटिक मैनर में यूज होगा।
क्योंकि अब ये मतलब उनका हर रेवेन्यू एक रेवेन्यू पर रेगुलेशंस हो रहा है, ऑडिटिंग हो रही है, सीए जैसे हम जानते हैं कि गवर्नमेंट के सीएजी होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो ये ऑडिटिंग करते हैं जिसमें हमारा सारा रेवेन्यूज एक्सपेंडिचर का सारा वो होता है अकाउंट पूरा। और इसमें हमारे जो सीएजी होते हैं वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को एक ट्रू पिक्चर देते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू स्टेटमेंट्स पूरा दिखाते हैं। तो अब मतलब हम एक जो हमारा फाइनेंस होगा, पब्लिक का फाइनेंस होगा, ये मतलब एक कोई भी गलत मैनर में यूज नहीं हो पाएगा। प्रियांशी, एक तो है टैक्स पेयर का पैसा आता है पब्लिक फाइनेंस में, और फिर क्योंकि फिस्कल डेफिसिट हो सकता है तो आप दूसरे देशों से भी पैसा ले सकते हैं। तो जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ का जिक्र हुआ, या मान लीजिए इफिड जैसी संस्था है, आपने इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्जा लिया, डोनेशन या ग्रांट, इसकी मैनेजमेंट भी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। यहाँ पर आप किस तरह की संभावनाएं देखती हैं? बिल्कुल सर, इंटरनेशनल जो हम लोन लेते हैं उनकी रीपेमेंट वगैरह पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट है। अभी जैसे हम सबने न्यूज में पढ़ा होगा श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में, उनके पास पैसे नहीं है अपने फॉरेन डेट्स को रीपे करने के लिए, इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, लोगों के पास बेसिक कमोडिटीज नहीं है। ये सारी चीजें अवॉइड हो सकती थी अगर गवर्नमेंट ने पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबली किया होता और लोगों ने भी इसमें अपना इंटरेस्ट लिया होता। तो अब जागरूकता तो हमें लानी ही पड़ेगी इस चीज में, बिकॉज एक कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है, इन्वेस्टर्स का नुकसान होगा, लेकिन अगर एक गवर्नमेंट बैंकरप्ट हो गई तो पूरा देश ही बर्बाद हो जाएगा। तो इसमें काफी संभावनाएं हैं, इसमें सीए का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे हम सबने इलस्ट्रेट किया। जी बिल्कुल। तो इसके काफी एस्पेक्ट्स हैं, लोगों का पैसा तो है ही, प्लस इसमें इंटरनेशनल फंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो ये बहुत बड़ी स्कोप वाली चीज है और हमें इसके लिए अवेयरनेस लानी ही होगी। जी, चलते चलते काजल जैन, आप क्या कहना चाहेंगी, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रति जागृति कैसे बढ़े? सर, जागृति धीरे धीरे बढ़ रही है, लोग धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, इसीलिए आई थिंक जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू वो इसीलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट को अब लग भी रहा है कि लोग अगर पैसा दे रहे हैं तो वो उसका बेनिफिट भी चाह ही रहे हैं। और सर मैं एक ये भी बोलना चाहूंगी कि अगर गवर्नमेंट ये चीज समझ ले और इसके लिए गवर्नमेंट भी अवेयर हो और हम सब भी अवेयर हो, जो कि हमें चाहिए भी है, क्योंकि हमारा ही पैसा है, अगर हम ही उसके लिए अवेयर नहीं होंगे कि वो कहाँ यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, तो एज एन इकोनॉमी भी हमारी कंट्री डेवलप नहीं कर पाएगी। अगर पब्लिक फाइनेंस जो है, पूरा पब्लिक का पैसा है, वो ठीक से यूटिलाइज किया जाए तो हमारी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर पाएगी, हमारी जो देश में गरीबी है, पॉवर्टी, वो सब हट पाएगी। जो भी कंट्री लेवल पे कुछ इश्यूज हैं, लोगों को ठीक से एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, वो सब इश्यूज हो सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ठीक से उसका यूटिलाइज करे तो आई थिंक हमारी कंट्री जो एक डेवलपिंग कंट्री है अभी, वो डेवलपमेंट के टुवर्ड्स भी मूव कर सकती है। भारत ने जो सपना लिया है विकसित राष्ट्र बनने का, यदि ये यात्रा आपको पूरी करनी है तो इसमें पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर जरूर बल देना होगा। साहिल, चलते चलते क्या कहेंगे? सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है पब्लिक का अवेयरनेस। पब्लिक अपने फाइनेंस के बारे में, अगर वो टैक्स पे कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि उनका फंड का यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, क्योंकि अब ये 21st सेंचुरी है और लोग धीरे धीरे अपने अवेयर हो रहे हैं अपने राइट्स के बारे में। तो वो अपने क्वेश्चन पूछते हैं गवर्नमेंट से, और तभी गवर्नमेंट डेटा अपना दिखाते कि हमने यहाँ पर इतना एक्सपेंडिचर खर्च किया, ये बजट्स में दिखाते कि हमने लास्ट ईयर इतना बजट बनाया था और इतना उसमें से खर्चा हुआ और इतना हमारा पब्लिक फाइनेंशियल फिस्कल डेफिसिट है, इतना हमारा मॉनेटरी डेफिसिट है, हमने आईएमएफ से इतना लोन लिया। बिकॉज पब्लिक क्वेश्चन पूछती है, अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो आपको बिल्कुल नहीं अपने राइट्स का पता चलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे कंक्लूड करना चाहूंगा इसको कि प्लीज आस्क द क्वेश्चन। जी बिल्कुल, और दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रत्येक नागरिक को पूछने चाहिए कि पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ खर्चा गया, और इस पूरी प्रक्रिया में प्रत्येक नागरिक का योगदान है और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भी अहम भूमिका है। आज इस विषय पर आकर चर्चा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।